बचपन से ही मामू मुमानी मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब मैं बड़ी हुई तो उन्होंने अपनी बहू बना लिया। नुमान इनका इकलौता और लाडला बेटा था। मामू जान का काफी असरू रसूख था, जिसकी बिना पर तालीम मुकम्मल करते ही नुमान अच्छे ओहदे पर फाइज हो गया। मैं खुशकिस्मत थी कि बिना बनाया घर और सास ससुर का प्यार मिला। नुमान भी मुझे प्यार करते थे, बहुत ख्याल रखते थे। शादी के बाद खुश खुरम जिंदगी गुजर रही थी। जब भी अम्मी अब्बू की याद सताती, नुमान मैके ले जाते। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। अल्लाह ताला ने हमें दो बेटियों से नवाजा था। मुमानी के दिल में पोते की आरज़ू भी चुटकियां लेती थी। बिलाखिर अल्लाह ने बड़ी मनतो मुरादों से बेटे से भी नवाज दिया। जिन दिनों राबील पैदा हुआ, मुझे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। वहां एक नर्स राहिला ने मेरा बहुत ख्याल रखा। यूं मेरी और इसकी दोस्ती हो गई। राबील की पैदाइश पर हमने बहुत खुशी मनाई, मिठाई बांटी। नुमान ने सब नर्सों को पैसे दिए। मैंने इनसे कहा कि राहिला ने मेरी बड़ी खिदमत की है, इसको सिर्फ टिप नहीं, कुछ और भी देना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इसको अच्छा सा जोड़ा दूं। नुमान ने मुझे जोड़ा ला दिया। मैंने इसे जोड़ा देते हुए कहा, ये खुशी का मौका है, इसीलिए दे रही हूँ, तुम रख लो। नुमान से कहकर खास तौर पर तुम्हारे लिए मंगवाया है। वो बोली, यहाँ अस्पताल में नहीं ले सकती। हाँ, जब तुम्हारे घर आऊंगी तब ले लूंगी। अस्पताल से छुट्टी के मौके पर मैंने सिस्टर राहिला को अपने घर का पता और फोन नंबर दिया और कहा कि जब मर्जी चाहे आ जाना और अपना तोहफा ले जाना। मेरे अस्पताल से घर आने के एक हफ्ते बाद राहिला आ गई। मैंने खातिर तवाज़ा की, जोड़ा भी दिया। वो बहुत खुश थी। बोली, क्या तुम मुझे बहन बना सकती हो? इस रिश्ते की हसरत है। क्यों नहीं, मेरी भी कोई बहन नहीं, मैंने जवाब दिया। आज से तुम मेरी बहन हो। अब वो ड्यूटी के बाद अक्सर आने लगी। कहती, वीकेंड पर बहुत तन्हाई महसूस करती हूँ। घर गांव में है, यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। और फिर हॉस्टल तो हॉस्टल होता है, इंसान बहुत से लोगों के दरमियान भी तन्हा होता है। तुम्हारे पास आकर मुझे घर जैसा सुकून और खुशी मिल जाती है। तो अस्पताल में हफ्ता अच्छा गुजर जाता है। मैं राहिला के लिए खास तौर पर खाना तैयार करवाती, इसकी कमी शिद्दत से महसूस करती। कुछ दिनों से वो नहीं आ रही थी। एक दिन मैंने नुमान से कहा, जरा पता करें कि राहिला क्यों नहीं आ रही। उन्होंने अस्पताल जाकर मालूम किया तो वो आ गई। कहने लगी, हानिया, मसला ये है कि तुम्हारा घर मेरे हॉस्टल से काफी दूर है। मुझे टैक्सी पर आना पड़ता है, किराया काफी अदा करना पड़ता है, तभी जल्द जल्द आने से कासिर हूँ। मैंने कहा, तुमने जिस रोज आना हो फोन कर दिया करो, मैं नुमान की जिम्मे लगा दूंगी, वो तुमको ले आया करेंगे। हर वीकेंड पर वो फोन करती, मैं नुमान की मिन्नत करती, वो अपनी गाड़ी में बिठाकर इसे ले आते। एक रोज राहिला ने बताया कि इसके वालिदैन गांव से आ रहे हैं। इसकी माँ के गुर्दों का कोई मसला है, इनको चेक करवाना है और वालिद का भी चेकअप होना है। वो कुछ परेशान सी लग रही थी। क्या परेशानी है? मैंने इसरार किया, मुझे बताओ। हानिया, तुम जानती हो कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ और वहाँ वालिदैन को नहीं ठहरा सकती, लिहाजा वो होटल में ठहरेंगे, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। बस यही परेशानी है। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? इनको हमारे घर ठहराओ, ये भी इन्हीं का घर है। तुम बहन हो मेरी। मैंने इसे कहा और अगले रोज इसका फोन आ गया। नुमान भाई से कहो कि मेरे वालिदैन को बस अड्डे से ले लें। मैंने नुमान से कहा तो उन्होंने मुंह बना लिया। भाई, दफ्तर से कैसे बस अड्डे तक जाऊं? मुझे 100 काम होते हैं। मैंने फिर मिन्नत समाजत की कि बस आज चले जाएं, फिर कभी नहीं कहूंगी। मैंने कहा, खुद राहिला से बात कर लें। फिर रिसीवर इनको दे दिया। उन्होंने बात की। राहिला ने बस अड्डे और बस का नंबर वगैरह बताया। नुमान अनदेखे मेहमानों को लेने चले गए। 3 घंटे बाद वापस आए तो राहिला के वालिद हमरा थे। गांव से वालदा नहीं आई थीं। नुमान ने बुजुर्ग को ड्राइंग रूम में बिठा दिया। थोड़ी देर मेजबानी के तकाजे के पेश नजर खुद साथ बैठे रहे। चाय वगैरह दी और फिर ऑफिस चले गए। शाम को लौटे तो अकेले नहीं थे, राहिला साथ थी। खाने पीने के सामान से भरे हुए कुछ शॉपर भी थे। बताया कि राहिला ने अपने वालिद के लिए ये सामान खरीदा है। खैर, हमसे जो बन सका हमने किया। 3 रोज राहिला के अब्बू ने हमारे घर कयाम किया। राहिला भी साथ ही रही। हमने बाखुशी इनकी मेहमान नवाजी की। जाते हुए बुजुर्ग हमको अपने गांव आने की दावत दे गए। अब जब कभी भी शहर आना होता, राहिला के वालिदैन हमारे घर आकर ठहरते। इन दिनों राहिला भी 1-2 दिन इनके साथ ही रह जाती थी। नुमान राहिला के वालिद के अकीदतमंद हो गए, क्योंकि इनका कोई पीर मुरीदी का सिलसिला भी था। एक दिन मामू मुल्तान से लाहौर हमारे घर आए।
तो उन्होंने ड्राइंग रूम में एक शख्स को बैठे देखा। ये रहीला के वालिद थे। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं? बुजुर्ग ने बताया कि मैं आपकी बहू की मुंह भोली बहन का बाप हूँ और आपके बेटे नुमान से मिलने के लिए आता रहता हूँ। मामू जहां दीदा शख्स थे कहने लगे, वो घर पर नहीं है, लिहाजा आप इस वक्त चले जाएं। जब घर पर होगा तब आइएगा। नुमान की गैर मौजूदगी में आपका यूं ड्राइंग रूम में बैठे रहना मुनासिब नहीं है। मामू ने आकर मुझे बताया कि मैंने इस आदमी को चलता कर दिया है। वो मुझे कोई ठीक इंसान नहीं लग रहा। मैंने कहा, मामू ये आपने क्या किया? इन बुजुर्ग के नुमान से अकीदतमंदाना मरासिम है। नुमान नाराज होंगे कि वो गांव से आया था, आपने क्यों ना बैठने दिया। हानिया, तुम ना समझो, जमाने को नहीं जानती। आइंदा ये आए तो इसे घर के अंदर मत बिठाना। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि राहिला भी नुमान की गाड़ी में आ गई। बोली, वो अब्बू ने फोन किया था कि वो आ चुके हैं। मैंने फिर फौरन ही नुमान भाई को फोन कर दिया कि ये मुझे अपनी गाड़ी में ले आए हैं। राहिला के दोनों हाथों में फल और फ्रूट और खाने पीने के सामान के बैग्स थे जो नुमान ने खरीद कर दिए थे। राहिला को देखकर मामू की तेवरी पर बल पड़ गए। मुझे दूसरे कमरे में बुलाकर कहा, ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं है, फौरन इससे ताल्लुकात खत्म कर दो वरना तुम बहुत पछताओगी हानिया। मामू का रवैया मुझे बुरा लगा लेकिन एहतराम की वजह से खामोश रही। राहिला के जाने के बाद मामू ने नुमान को बेनकत सुनाई कि मियाँ तुमको दफ्तर से यूं चले आने की क्या जरूरत थी और इन फजूल लोगों से मुलाजिम तर्क कर दो और अपने काम से काम रखो। 2 दिन रहकर मामू तो चले गए लेकिन मैंने राहिला से ताल्लुक खत्म ना किया बल्कि माजरत की कि मामू को कुछ मालूम नहीं क्योंकि वो दूसरे शहर में रहते हैं। एक रोज राहिला के वालिदैन आए तो कहा कि हमारी बेटी अरसे से हॉस्टल का खाना खा खाकर बीमार रहने लगी है। अगर आप अपने घर एक कमरा रहने के लिए राहिला को दे दें तो वो अपना खर्चा बखुद उठा लेगी और अगर आप कहेंगे तो वो आपको कमरे का किराया भी दे देगी। मैंने इनसे कहा कि किराया किस बात का, वो मेरी बहन है, आप फिक्र ना करें। जो हम खाते हैं ये भी खा लेगी। एक आदमी के इजाफे से क्या फर्क पड़ता है। मैंने ऊपर का एक कमरा रहने के लिए राहिला को दे दिया। मैं खुश थी, वो मेरी सहेली है, इसके रहने से खुशी होगी और बहन भी बनाया है तो अगर हम इतना भी ना करें तो फिर बहन बनाने का क्या फायदा। अगले ही दिन राहिला अपना सामान लेकर आ गई। ऊपर एक कमरे के अलावा बाथरूम और स्टोर भी था जिसको किचन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन मैंने इसे खाने बनाने से रोक दिया। जब वो आ जाती जो पका होता हमारे साथ ही बैठकर खा लेती। जो कमरा इसे दिया था इसकी पिछली दीवार हमारे हमसाए की दीवार से मिली हुई थी। सामने छत का खुला हिस्सा था। राहिला को कमरा बहुत पसंद आया और एक दिन मैं ही सारा सामान कमरे में जमा कर अगले रोज से ड्यूटी पर जाना शुरू कर दिया। नुमान सुबह 8 बजे दफ्तर चले जाते थे। राहिला भी इनके घर से निकलने के 15 मिनट पहले ही निकल जाती थी। कुछ दिनों बाद नुमान देर से घर आने लगे तो मैं परेशान हो गई। पूछा तो तब बोले कि आजकल दफ्तर में कुछ काम ज्यादा होता है, फिक्र मत किया करो, चंद दिन बाद हालात मामूल पर आ जाएंगे। मैं मुतमईन हो गई। राहिला मेरे बच्चों से खेलती और इनको बहुत तवज्जो देती जिसकी वजह से वो इससे बहुत ज्यादा मानूस हो गए। जब वो ड्यूटी से आती ये इसकी आवाज सुनते ही राहिला की जानिब दौड़ पड़ते। छुट्टी के दिन भी दोनों बेटियां तमाम वक्त इसके पास घुसी रहती। मैं सोचती शायद ये मेरे बच्चों को इतना प्यार इसलिए देती है कि हम इससे खुश रहें और इसको मजीद अपने घर रहने दें। मुझे सुबह सवेरे बेदार होना पड़ता था, लिहाजा नींद भी जल्दी आ जाती थी। लेकिन जब से रहीला घर पर आई थी इन दिनों अजीब कैफियत सी थी। रात का खाना खाते ही मैं बिस्तर पर लेट जाती और गहरी नींद सो जाती। कभी कभी जब कोई बच्चा जाग रहा होता तो राहिला इसे दूध वगैरह देकर सुलाती और नुमान को घर आने में देर हो जाती तो इन्हें खाना भी दे दिया करती। अब वो हमारे घरेलू वसाइल भी शेयर करने लगी थी। एक और बात जो काबिल गौर थी कि पहले मैं जब सुबह को बेदार होती तो ताज़ा दम होती थी, लेकिन अब आंख खुलते ही सर में हल्का हल्का दर्द और भारीपन महसूस होता। नुमान को बताया तो कहने लगे शायद तुम काम की वजह से थक जाती हो या रबील के साथ जागना पड़ता है इसलिए सर में दर्द होता है। कुछ सुकून की गोली वगैरह लेकर सो जाया करो, ठीक हो जाओगी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक रोज अचानक पड़ोसन मिलने आ गई। बातों बातों में बोली, हानिया, जब से तुम और तुम्हारा शौहर छत पर सोने लगे हो मेरी तो नींद ही हराम हो गई है। वो कैसे? मैंने पूछा। असल में हमारा कमरा तुम्हारे कमरे की दीवार के साथ है। तुम लोग रात भर जागते हो और बातें करते हो।
तो मेरे मियाँ कहते हैं, देखो सुनो, इन मियाँ बीवी में कितना प्यार है। रात भर खूब जागते हैं और हमको भी जगाए रखते हैं। पड़ोसन की बात सुनकर मैं दम बखुद रह गई। मैंने वजाहत दी कि जब से हम इस मकान में आए हैं, नुमान आज तक ऊपर जाकर नहीं सोए। वहां तो हमारी एक मेहमान रहती है। वो बोली, अगर ये बात है तो तुम अपने मियाँ और अपनी सहेली की निगरानी करो। पड़ोसन तो ये कहकर चली गई, लेकिन मेरे दिल का चैन सुकून लूट कर ले गई। उस रात मैंने खाना ना खाया और यही जाहिर किया कि खा लिया है। खाना अपने कमरे में ले गई और बाहर खिड़की से फेंक दिया। मुझे यकीन होने लगा था कि मेरे खाने में कुछ मिलाया जाता है। मुकर्ररा वक्त पर मैं लेटकर सोती बन गई। रात 12 बजे नुमान को यकीन हो गया कि मैं सो रही हूँ, तो वो दबे कदमों उठकर ऊपर चले गए। मुझे लगा मेरा दम घुट जाएगा। मेरा दिल गम से फटा जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं भी दबे पांव इनके पीछे गई। ऊपर के कमरे का दरवाजा बंद था। हैंडल पर हाथ रखा तो वो खुल गया। कमरे में सिर्फ टॉर्च की रोशनी थी। हल्के अंधेरे में मुझे अपने मियाँ का जूता नजर आ गया। इससे पहले कि ये दोनों संभलते, मैंने राहीला को बालों से पकड़कर घसीटा, तो वो लिहाफ समेत जमीन पर आ गई। मैं इसका गला दबा रही थी और साथ साथ चीख रही थी, डाइन, तो मेरा ही शौहर खा गई। मुझ पर हिज़यानी कैफियत त्यारी थी। मेरा दिलो दिमाग ये मानने को तैयार न था कि मेरा अपना मामूजात, मेरा अपना शौहर और मेरी अपनी सहेली, जिसे मैंने बहन का दर्जा दिया, वो दोनों मिलकर मुझे इस तरह लूट रहे हैं। मैं पागल हो चुकी थी। नुमान ने मुझे खींच कर राहिला से हटाया और जबरदस्ती धकेलते हुए मुझे नीचे लाए। मेरे मुंह पर हाथ रख दिया कि शोर मत करना वरना बहुत बुरा होगा। थोड़ी देर बाद राहिला भी नीचे आ गई। मेरे मुंह में जो आया मैं बक रही थी। नुमान ने तनबिया किया कि झगड़े से बात बढ़ेगी, नुकसान तुम्हारा ही होगा, इसलिए खुद को संभालो। राहिला मेरे होने वाली बीवी है। हम शादी कर रहे हैं। अगर तुमने इस घर में रहना है तो मुझे राहिला के साथ शादी की इजाजत दे दो, वरना तलाक ले लो और जाओ यहाँ से। अगर तुम मेरी फूफीजात ना होती तो कब का तलाक दे चुका होता। जिसने बहन बनकर धोखा दिया, इसके साथ शादी की इजाजत मांग रहे हो? हरगिज नहीं, मैं चिल्लाई। एहसान फरामोश और कमजात, मेरे घर में ही मेरे सुकून पर डाका डाला है इसने। मैं इसके साथ आपको शादी की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी और ना भी इसे घर में मजीद रहने दूंगी, बल्कि मैं इसको जान से मार दूंगी। पहले सहेली और फिर बहन बनी, फिर घर में घुस आई और अब धोखा दे रही थी, बेवकूफ बना रही थी। निकल जाओ मेरे घर से, अभी और इसी वक्त। मेरा शौहर मुझ पर ही धड़ा। ये घर और ये बच्चे मेरे हैं। ये नहीं निकलेगी, तुम जाओगी। नुमान ने मुझे जितलाया था। खैर चाहती हो तो खामोश हो जाओ। ये चीखो पुकार बंद कर दो, वरना पड़ोसी आ जाएंगे। आ जाए पड़ोसी, वैसे भी इनको सब मालूम है तुम्हारे करतूत। राहिला ये सुनकर चीखी, बस बहुत हो चुकी। अब मैं तुम्हारे साथ सिर्फ उस वक्त रहूंगी जब तुम इसको तलाक दे दोगे। ये कहकर वो मुड़ी और धड़ धड़ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। मैं वहीं हक्का बक्का खड़ी रह गई। नुमान ने मुझे गुस्से और कहर भरी नजरों से देखा और राहिला के पीछे तेजी से ऊपर चले गए। मैं धड़म से बेड पर गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। जब जरा होश आया तो रात के 3 बज रहे थे। बेटियां अपने कमरे में सो रही थीं और 8 माह का राबील इस हंगामे से बेनियाज कोट में गहरी नींद सो रहा था। मैंने रोते हुए मोबाइल से अम्मी का फोन डायल किया। मुझे अम्मी की वो सारी बातें याद आ रही थीं जो रहीला को घर रखने पर अम्मी ने मुझसे की थीं। मुझे याद आ रहा था कि जब मैंने अम्मी को बताया था कि वो मेरी नर्स सहेली कुछ अरसा हमारे घर रहेगी, तो अम्मी किस कदर नाराज हुई थीं। उन्होंने कहा था, हानिया, किसी भी इंसान की मदद करना और इस पर रहम करना अल्लाह को बेहद पसंद है, लेकिन जो मदद और रहम अल्लाह की बताई हुई हदूद को पार कर कर किया जाता है, इसमें सिवाय अल्लाह की नाराजगी, घाटे और नुकसान के कुछ भी हाथ नहीं आता। तुम्हारी सहेली तुम्हारे शौहर के लिए नामहरम है। अगर वो तुम लोगों के साथ रहेगी तो जाहिरी बात है साथ उठेगी, बैठेगी, खाएगी, पिएगी। एक गैर औरत का घर में रहना तुम्हारे और नुमान के रिश्ते को खराब कर सकता है और पूरे खानदान का शिराजा इससे बिखर सकता है। तुम अपनी सहेली को इनकार कर दो और अगर तुमने मदद करनी ही है तो जरूर करो, लेकिन अक्लमंदी के साथ, अपनी हदूद में रहकर। लेकिन मैंने अम्मी की बात का फौरन इनकार कर दिया और कहा था कि अम्मी वो ऐसी नहीं है और मैं अब हामी भर चुकी हूँ। मैं इनकार नहीं कर सकती। अम्मी मेरी बात सुनकर खामोश हो गई थी। काश काश मैंने इनकी बात तब मान ली होती। अम्मी ने फोन उठाया तो मेरी रोती हुई आवाज सुनकर घबरा गई।
पूरी बात सुनने के बाद बोली कि मैं वहीं रुकूं और वो लोग आ रहे हैं। अम्मी ने मामू को फोन किया और सुबह तक मुल्तान से मामू, मुमानी, अम्मी और अब्बू सब घर पहुंच चुके थे। नुमान राहिला को लेकर सुबह ही सुबह घर से निकल गया था क्योंकि वो जानता था कि मैंने अम्मी को फोन कर दिया है और सुबह तक दूसरे शहर से सब यहाँ पहुंच जाएंगे। मामू ने आते ही नुमान को फोन करके घर बुलाया। उन्होंने मुझे कहा, बेटी, मैंने तुम्हें मना किया था कि ये लोग ठीक नहीं हैं, इनसे राब्ता फौरन खत्म कर लो। बेटी, आज के दौर में, खुद कर्ज और खतरनाक और मतलब परस्त दौर में औरत का फर्ज बनता है कि वो अपने घर की हिफाजत अक्लमंदी से खुद करे, ना कि वक्ती रिश्तों और जज्बों से मगलूब होकर अपना घर उजाड़ बैठे। मामू बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मुझे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास शिद्दत से हो रहा था। मैं मामू के गले लगकर हिचकियों से रोने लगी। मुमानी और अम्मी मुसलसल अपने आंसू साफ कर रहे थे। अब्बू बे इंतहा गुस्से में खामोश बैठे थे। नुमान अंदर दाखिल हुआ तो मामू की गर्जदार आवाज सुनकर वहीं रुक गया। नुमान, अगर तुम उस आवारा औरत को हमेशा के लिए छोड़कर आ गए हो तो हम हानिया से तुम्हें माफ करने की दरख्वास्त करेंगे, और अगर तुम इससे शादी करने का इरादा रखते हो तो तुम्हारा और हमारा कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहेगा। नुमान ने वहीं खड़े खड़े जवाब दिया कि मैं आज सुबह राहिला से निकाह कर चुका हूँ। अब वो मेरी बीवी है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। आप लोग जो चाहें करें। ये कहकर वो मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ दिनों बाद डाक से मुझे तलाक के कागज मिल गए क्योंकि राहिला की यही शर्त थी। और यूं नुमान, मेरा मामूजाद, मेरा शौहर, मेरे बच्चों का बाप, हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से निकल गया। इस बात को 3 साल बीत चुके हैं। मामू ने अपने दोनों घर और जमीन मेरे और मेरे बच्चों के नाम कर दी और मेरे ही साथ आकर रहने लगे। एक घर से अच्छा किराया आ जाता है और जमीनों से सालाना मुनाफा भी हमारी जरूरियात को ऐसन तरीके से पूरा कर देता है। मामू नुमान से नहीं मिलते, लेकिन मुमानी को कभी मना नहीं किया क्योंकि वो माँ है और अपने बेटे से मिले बगैर जी नहीं सकती। मुमानी आज भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करती हैं और मेरे बेटे राबील को अपना नुमान समझती हैं। राहिला और नुमान की अब एक बेटी है। सुना है कि राहिला नुमान से खुश नहीं क्योंकि मामू ने सारी जायदाद मेरे और मेरे बच्चों के नाम कर दी और नुमान के हिस्से में एक सरकारी नौकरी और गवर्नमेंट का दिया हुआ एक छोटा सा फ्लैट आया जो शायद राहिला की उम्मीदों के बरक्स था। मुमानी जब भी नुमान और राहिला के घर से होकर आती हैं, खूब रोती हैं और राहिला को बद्दुआएं देती हैं कि मेरे बेटे और इसकी खुशियों को बर्बाद कर दिया। कहती, नुमान तो पहले जैसा रहा ही नहीं, ना ज्यादा बोलता है ना हंसता है। हानिया जब भी मैं जाती हूँ बार बार बच्चों को पूछता है और तुम्हारा नाम लिए बगैर इसकी आंखें तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करती हैं। हाय हानिया, मेरा नुमान। वो अक्सर रोती जाती और मैं इनसे तसल्ली के दो बोल भी ना कह पाती। आज रबील 4 साल का हो चुका है। मैं अपनी बेटियां और बेटे के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। गाड़ी भी अब खुद चलाती हूँ और अपने बच्चों को, बल्कि मामू और मुमानी के सारे अंदर बाहर के काम भी करती हूँ। घर का किराया और जमीनों का हिसाब सब मेरे जिम्मे है। नुमान के बाद मैं कुछ अरसा शदीद अजियत में रही, लेकिन फिर अपने बच्चों की खातिर देखकर आहिस्ता आहिस्ता दिल को करार आता गया। आज मैं और मेरे बच्चे अपनी जिंदगी में सेटल्ड हैं, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि काश उस वक्त मैं खुद इतनी समझदार होती और अल्लाह के बताए हुए हदूद का ख्याल रखकर किसी की मदद करने का सोचती तो आज मेरे बच्चों के सर पर भी इनका बाप मौजूद होता।